नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं बेबीलोन सीरीज के 10वें अध्याय को, जिसका नाम है बेबीलोन का ऊँटों का व्यापारी। तो चलते हैं अध्याय की तरफ। इंसान को जितनी ज़्यादा भूख लगती है, उसका दिमाग उतनी ही ज़्यादा स्पष्टता से काम करता है। इसके अलावा वह भोजन की खुशबू के प्रति उतना ही ज़्यादा संवेदनशील भी हो जाता है। अजेयोर का पुत्र तरकाद निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस कर रहा था। 2 दिन से उसके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं गया था। उसने सिर्फ 2 छोटे अंजीर खाए थे, जो उसने एक बगीचे की दीवार के ऊपर से चुराकर तोड़े थे। वह इससे ज्यादा नहीं तोड़ पाया, क्योंकि तभी बगीचे का मालिक गुस्से में बाहर आ गया और उसे पकड़ने के लिए सड़क पर भागने लगा। उसकी तीखी चीख अब भी तरकाद के कानों में गूंज रही थी। हालांकि इस समय वह बाजार से गुजर रहा था, इसी कारण वह खुद पर इतना संयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली महिलाओं की ललचाने वाली टोकरियों पर अपनी बेचैन उंगलियां न पहुंचने दे। इससे पहले उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि बेबीलोन के बाजारों में खाने पीने का इतना सामान आता है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। बाजार छोड़कर वह सराय की तरफ चल दिया। वह सराय के भीतर जाकर कुछ खाना चाहता था और इसी आशा में सराय के सामने इधर से उधर घूमने लगा। काश कोई जान पहचान वाला मिल जाए जिससे वह तांबे का एक सिक्का उधार ले सके। वह जानता था कि तांबे के सिक्के को देखकर ही सराय का मालिक मुस्कुराएगा और उसे भरपेट खाना खिलाएगा। वह यह भी जानता था कि तांबे के सिक्के के बिना सराय का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देगा। वह सोच विचार में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास की जरा भी सुध-बुध नहीं रही। अचानक उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़े देखा जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था। वह ऊँटों का व्यापारी देबेजिर था। उसने जितने भी दोस्तों और अन्य लोगों से उधार लिया, उनमें देबेजिर सबसे ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि तरकाद तत्काल कर चुकाने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था। तरकाद को देखकर देबेजिर के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, यह तो तरकाद है। मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, ताकि तुम मुझे तांबे के वो 2 सिक्के चुका सको जो मैंने तुम्हें 15 दिन पहले उधार दिए थे। इसके अलावा चांदी का वह सिक्का भी जो मैंने तुम्हें इससे पहले उधार दिया था। तुम अच्छे मिल गए। आज भी सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तुम क्या कहते हो बच्चे, क्या कहते हो? तरकाद हकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था जिससे उसे मुंहफट देबेजिर के साथ बहस करने की शक्ति मिले। वह कमजोर स्वर में बुदबुदाया, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, परंतु आज मेरे पास तांबे या चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुका सकूं। देबेजिर ने जोर देकर कहा, तो फिर इंतजाम करो। निश्चित रूप से तुम तांबे और चांदी के कुछ सिक्कों का इंतजाम तो कर ही सकते हो, ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का कर्ज चुका सको, जिसने जरूरत के समय तुम्हारी मदद की थी। चूंकि बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। बदकिस्मती? अपनी कमजोरी के लिए देवी देवताओं को दोष क्यों देते हो? बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज लेने के बारे में ज्यादा सोचता है। मैं सराय में खाना खाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तरकाद को देबेजिर का मुंहफट अंदाज पसंद नहीं था, परंतु सराय के अंदर जाने के विचार से उसे खुशी हुई, क्योंकि अब उसके मन में भोजन मिलने की आशा जाग गई थी। देबेजिर उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया, जहां वे छोटे कालीनों पर बैठे। जब सराय का मालिक कास्कोर उनके पास मुस्कुराते हुए आया, तो देबेजिर ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा, रेगिस्तान की मोटी छिपकली, मेरे लिए बकरे की टांग ले आओ जिसमें बहुत सारा गोश्त हो और जो बिल्कुल भूरी हो। इसके अलावा ब्रेड और सब्जियां भी लाओ, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और डटकर भोजन करना चाहता हूं। मेरे मित्र को भी मत भूलना। उसके लिए 1 जग भरकर पानी लाना। पानी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। तरकाद निराश हो गया। क्या यहाँ पर बैठकर सिर्फ वह पानी पिएगा और इस आदमी को बकरे की मोटी टांग खाते हुए देखेगा? उसने कुछ नहीं कहा। वह ये सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे। बहरहाल देबेजिर ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था। वह दूसरे ग्राहकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मित्रतापूर्ण अंदाज में हाथ हिलाने लगा। वे सब उसे अच्छी तरह से जानते थे। इसके बाद देबेजिर ने आगे कहा, आरफा से हाल ही में एक यात्री लौटा है। उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया, जिसने पत्थर के एक टुकड़े को इतना बारीक तराश दिया कि इंसान उसके आर पार देख सकता है। उसने इसे अपने घर की खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके। यात्री के अनुसार यह पत्थर पीला है। यात्री ने जब इसके आर पार देखा तो बाहर की दुनिया विचित्र दिखाई दे रही थी और अपने वास्तविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी।
इसके बारे में तुम क्या कहते हो तरकात? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया वास्तविकता से अलग दिख सकती है? शायद, युवक ने कहा। उसकी दिलचस्पी कहानी से ज्यादा बकरे की मोटी टांग में थी जो देवहिजर के सामने रखी थी। मैं जानता हूं कि यह सच है क्योंकि मैंने दुनिया को वास्तविकता से भिन्न रंग में देखा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उससे तुम ये जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंग में कैसे देख पाया। पड़ोस में खाना खा रहे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा, देवहिजर कहानी सुना रहा है। वह अपने कालीन को पास खींच लाया। भोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना भोजन लेकर वहीं आ गए और अर्धव्रत बना लिया। उनके चबर चबर खाने की आवाजें तरकात के कानों में गूंज रही थी। सिर्फ तरकात ही था जिसके सामने भोजन नहीं था। देवहिजर ने उसके लिए भोजन नहीं मंगाया था, न ही उसने तरकात को ब्रेड का वह टुकड़ा उठाने का इशारा किया था जो प्लेट से फर्श पर गिर गया था। देवहिजर ने बकरे की टांग का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे शुरुआती जीवन के बारे में है। इस कहानी में यह बताया गया है कि मैं ऊंटों का व्यापारी कैसे बना। क्या किसी को मालूम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था? श्रोता आश्चर्य से बुदबुदाने लगे, जिसे सुनकर देवहिजर संतुष्ट हुआ। देवहिजर ने बकरे की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा, युवावस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा। मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था और फिर मेरी शादी हो गई। मैं युवा था परंतु मुझ में ज्यादा योग्यता नहीं थी, इसलिए मैं बहुत कम काम कर पाता था। सिर्फ इतना कि मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्च उठा पाता था। मैं बहुत सी अच्छी चीजों की लालसा करता था परंतु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जल्दी ही मैंने पाया कि पैसे न होने के बावजूद दुकानदार मुझे उधारी पर सामान देने के लिए तैयार थे। युवा और अनुभवहीन होने के कारण मैं यह नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है वह अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमानों की फसल काटनी पड़ती है। चूंकि मैं यह नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपने अरमानों को पूरा किया और अपनी पत्नी तथा घर के लिए विलासिता की वस्तुएं उधारी पर खरीद ली। मैं जितना उधार चुका सकता था उतना चुकाता रहा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, परंतु बाद में मैंने पाया कि अपनी आमदनी से एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता था। मैं अपनी आमदनी में या तो अपना खर्च चला सकता था या फिर अपना कर्ज चुका सकता था। कर्जदार अपना उधार वसूल करने के लिए मेरा पीछा करने लगे और मेरी जिंदगी दुखद बन गई। मैंने अपने मित्रों से उधार लिया परंतु उनका कर्ज भी नहीं चुका पाया। चीजें बद से बदतर होती गई। मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबीलोन छोड़कर दूसरे शहर में जाने का फैसला किया जहां मुझे बेहतर अवसर मिल सके। 2 साल तक मैंने कारवां के व्यापारियों के यहाँ काम किया। इस दौरान मैं बहुत बेचैन और दुखी रहा। इसके बाद मैं डकैतों के गिरोह में शामिल हो गया जो रेगिस्तान में निरशस्त्र कारवां की तलाश में भटकते हैं। इस तरह के काम हमारे खानदान के नाम पर कलंक थे, परंतु मैं दुनिया को रंगीन पत्थर से देख रहा था और मुझे यह एहसास नहीं था कि मेरा कितना पतन हो गया है। हमें अपने पहले अभियान में सफलता मिली। हमें बहुत सा सोना, रेशमी कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लूटी। हम लूट के सामान को गिनकर ले गए और खर्च कर डाला। दूसरी बार हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। जैसे ही हमने सामान लूटा, कुछ सशस्त्र लोग ने हम पर हमला कर दिया। ये भाले वाले उस कबीले के मुखिया ने भेजे थे जिसे कारवां संरक्षण के लिए पैसे देते थे। हमारे 2 लीडर्स मारे गए और बाकी सब लोगों को पकड़कर दशमिक ले जाया गया, जहां हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया। मुझे सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने चांदी के 2 सिक्कों में खरीदा। मेरे बाल उतरवा दिए और मेरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था जो कमर पर लिपटा हुआ था। मैं बाकी गुलामों से ज्यादा अलग नहीं था। लापरवाह युवक की तरह मैंने सोचा कि यह अनुभव भी रोमांचक होगा, परंतु मैं तब दहल गया जब मेरे मालिक ने मुझे अपनी 4 पत्नियों के सामने पेश कर कर कहा कि वह मुझे किन्नर बना सकती है। दरअसल तब जाकर मुझे अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग जंगली और योद्धा थे। उनकी इच्छाओं का पालन करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास न तो हथियार थे और न ही बचाव के साधन। जब उन 4 महिलाओं ने मुझे गौर से देखा तो मैं दहशत में खड़ा रहा। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उनसे दया की आशा करनी चाहिए। पहली पत्नी सीरा बाकी 3 पत्नियों से बड़ी थी। मेरी तरफ देखते समय उसका चेहरा भावहीन था। मुझे उससे दया की कतई उम्मीद नहीं थी। मैंने दूसरी पत्नी की तरफ आशा भरी निगाह डाली। वह एक घमंडी सुंदरी थी जो मेरी तरफ इतनी उदासीनता से देख रही थी जैसे जमीन पर रेंगने वाले किसी कीड़े को देख रही हो।
बाकी दोनों छोटी पत्नियां हंस रही थी जैसे ये कोई दिलचस्प मजाक हो। सजा का इंतजार करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो। हर महिला चाहती थी कि दूसरी महिला फैसला करे। अंत में सीरा ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास बहुत से किन्नर हैं, परंतु ऊंटों की देखभाल करने वाले गुलाम बहुत कम हैं। जो हैं वे किसी काम के नहीं हैं। आज ही मैं अपने बीमार माँ से मिलने जाना चाहती हूँ, परंतु ऐसा कोई गुलाम नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं कि वह मेरे ऊंट को ठीक ले जाएगा। इस गुलाम से पूछो क्या ये ऊंट की देखभाल कर सकता है। इस पर मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम ऊंटों के बारे में क्या जानते हो? अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने जवाब दिया, मैं उन्हें बिठा सकता हूँ, उन पर बोझ लाद सकता हूँ, उन्हें बिना थके लंबी यात्राओं पर ले जा सकता हूँ। अगर जरूरत हो तो मैं उनके सज्जो सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ। मेरे मालिक ने कहा, ऐसा लगता है गुलाम को ऊंट संभालने का अनुभव है। सीरा, अगर तुम चाहो तो तुम इस आदमी को अपने ऊंटों की देखभाल के लिए रख सकती हो। इस तरह मुझे सीरा के हवाले कर दिया गया। उसी दिन मैं उसे ऊंटों पर बैठाकर उसकी बीमार माँ से मिलवाने ले गया। यात्रा लंबी थी और मुझे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने का अवसर मिल गया। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं था और मेरे पिता बेबीलोन के एक सम्मानित काठी बनाने वाले थे। मैंने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उसके जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और बाद में मैंने उसकी बातों पर काफी विचार किया। तुम खुद को स्वतंत्र व्यक्ति कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हारा यह हाल कर दिया? अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है तो वह जन्म से कुछ भी हो, अंततः वह गुलाम ही बन जाएगा। इंसान भी पानी की तरह अपने स्तर पर पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो अपने दुर्भाग्य के बावजूद अंत में वह सम्मानित नागरिक बन जाएगा। तो दोस्तों, इस अध्याय के लिए इतना सा ही। बाकी की कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी सुनना कब पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।